अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना हो गए हैं। सदर इल्हाम अलीयव की दावत पर वो ये दौरा कर रहे हैं और दौरे का मकसद ये है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ कारोबार के मौक़े तलाश किए जाएँ और ख़ास तौर पर तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाया जाए। बड़ी देर कर दी तूने मेहरबान, आते आते। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन महंगाई में जकड़ा हुआ है। वो काम जो गालिबन गुज़श्ता साल हुकूमत संभालने के फ़ौरन बाद कर लिया जाना चाहिए था हुकूमत की जानिब से कि वो मईशत पर तवज्जो देती, वो पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े बढ़ाने पर तवज्जो देती, तवानाई के बढ़ते हुए बहरान पर तवज्जो देती। ऐसा नहीं किया गया। अवाम का तेल निकलने के बाद हमें बताया गया कि अब रूसी तेल पाकिस्तान पहुँच गया। उसके समरात कब पहुँचेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरीके से आपके इल्म में है कि इस वक्त बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया है। गैस की लोड शेडिंग हो रही है गर्मियों में, जिसका कभी सुना नहीं गया था। और इस तमाम वक्त में हमें एक अजीब व गरीब चीज़ नज़र आती है। ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान एक इस तरीके से चलाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट जहाँ पर अपोजिशन मौजूद नहीं है। अपोजिशन, रियल अपोजिशन जिसको कहते हैं, जिसका काम होता है कि हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल की तरफ दिलवाए, वो मौजूद नहीं है। हर शख्स वहाँ पर बैठा हुआ या वज़ीर है या मशीर है या मुअव्विन ख़ुसूसी है, और वो मईशत के ऊपर, उस मौजू के ऊपर बात करने के बजाय बजट तकारीर में भी सियासत के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं। अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है, अवाम के टैक्सों से पार्लियामेंट चल रहा है। ये सारी सूरत हाल है। कुछ अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें देखी हमने आज। जो पार्लियामेंट का इजलास है, बजट के दौरान तकारीर में अजीबो गरीब फरमाइशें की गई। हमारे एक वफाकी वज़ीर साहब हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने एक फरमाइश की। वो फरमाइश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो फरमाइश बड़ी इंटरेस्टिंग, सुनिए। नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं, उन सब किरदारों को कतार में खड़ा करें, उससे माफी मांगें और उसको लेके आए पाकिस्तान। अगर मौजूदा हाजिर सर्विस अदारों में बैठे लोग नवाज शरीफ को ये बताएं, ये यकीन दिलाएं कि हमसे पहले लोगों से गलतियां हुई, पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ। नवाज शरीफ को जितनी जल्द पाकिस्तान लेकर आओगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर, मुतफिका लीडर, 23 करोड़ अवाम का लीडर है। ये जावेद लतीफ़ साहब हैं, ये वफाकी वज़ीर हैं। और अगर मैं इनकी बात को तर्जुमा करके, एक्सप्लेन करके आपको बताऊं, ये इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क के इदारों, जब ये इदारों की बात करते हैं ना, सबको मालूम है ये पाकिस्तान की आर्मी की बात कर रहे हैं, ये ISI की बात कर रहे हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब की ख्वाहिश ये है कि इनके सरबराहान गिड़गिड़ाएं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप पाकिस्तान आ जाएं, हमने बड़ी गलतियां की, हमने आपको बड़ा इंतकाम का निशाना बनाया, अब बहुत बस हो गई हमारी, और आपके पास जो गिदड़ सिंगी है वो लेकर आएँ और पाकिस्तान की मौशी बीमारी का इलाज करें। अब मामला कुछ यूँ है कि किसी भी जमात का ये मौक़िफ़ हो सकता है कि नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया, लेकिन फिल वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनका जो इस स्टेटस है वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल का है जो पाकिस्तान से मफरूर हैं। अब उसका तरीक़ाकार क्या है कि वो आए, अपने आप को अदालतों से क्लियर करवाएं। क्या पाकिस्तान को ख्वाहिशात के ज़रिए चलाया जाएगा, इस तरीके से मामला चलाए जाएंगे? फिर हमने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना। ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने बजट पर बात करनी थी, आज उन्होंने बजट पर भी बात की, सियासत पर भी बात की, और एक अजीब व गरीब चीज़ हमें बताई। ज़बान ज़द-ए-आम होती है, लेकिन हुकूमत में बैठा हुआ कोई शख्स खुद से ये इकरार करे, ये बताए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो टैक्स चोरी के बारे में और अपने कॉलीग्स के बारे में क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के बारे में, वो ज़रा सुनिए। वेयर एक ऐसा तबका क्रिएट हमने कर लिया है जिसके पास तमाम तर प्रिविलेजेस हैं, तमाम तर जो है उस मराहत हैं, जिसको
उर्फे आम में आजकल एलीट कैप्चर कहते हैं। यहाँ पे हर चीज जो एलीट ने कैप्चर की हुई है। आप असाब लगाएं, टोबैको के चोर जो है वो असेंबलियों में और सेनेट में बैठे हुए हैं, एक पैसा नहीं देते, एक पैसा टैक्स नहीं देते, 1 अरब रुपया टैक्स देते हैं, और उनके मुकाबले में 2 कंपनीज जो बाहर की हैं वो 175 अरब रुपया देती हैं। दे आर अनटचेबल। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो है वो अचानक किस सच की पटरी पर चल पड़े और हमें ये बता रहे हैं कि उनके जो कॉलीग्स उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वो टैक्स चोर भी हैं, वो टोबैको और पता नहीं कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है उससे पैसा बनाते रहे हैं। जाहिर है कि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अपने कॉलीग्स के मुतल्लिक, अपने इत्तहादियों के मुतल्लिक कर रहे हैं। एक अहम हुकूमती वज़ीर हमें बता रहा है कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की चोरी करने वाले उनके लेफ्ट राइट पर बैठे हैं और वो इतने उनके पास अथॉरिटी नहीं है शायद कि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। ये मामला है और जाहिर है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनका तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर होगा। करारदाद पास हो गई उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के हवाले से, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से। पाकिस्तान के मुआशी गंभीर मसाइल हैं। इस वक्त जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने के बाद वो लंदन में मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ साहब उस पर लबकुशाई नहीं कर रहे, बड़ी माना खेज़ मुस्कुराहट दे देते हैं, लोगों को सवाल का जवाब ना देने का इशारा कर देते हैं। साथ ही जो है वो लंदन से ही खबरें आई, इतलात आई कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे थे, उनको ग़ालिबन हिरासत में ले लिया गया। उनका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम लंदन से हमें हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन करेंगी। गुफ्तगू का आगाज़ है, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ ताहिर खलील साहब और मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब का जो है वो तारुफ वो इस हवाले से बड़ा दिलचस्प है कि एक ऐसा वक्त जब आप पार्लियामेंट जाते हैं असम्बली की कार्रवाई देखने के लिए तो आपको पता चलता है कि दरअसल हकीकी तौर पर अपोजिशन में 3 से 4 लोग हैं। अगर कोई राजा रियाज को अपोजिशन समझता है तो वो शायद किसी और दुनिया का बासी है। तो मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब उन लोगों में से हैं जो इस वक्त एक्चुअली अपोजिशन है और पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब से करूँगा। हाफिज़ साहब मुझे ये बताइए, साल कई दिहाइयाँ हो गई आप पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, हमने भी आपके साथ कोई 1.5-2 दिहाई जो है वो प्रेस गैलरी में गुजारी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि असम्बली की कार्रवाई चल रही है, आप नीचे देखते हैं तो अपोजिशन है ही नहीं। ऐसे ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इससे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। नहीं, ये तारीख जो है नई रकम हो रही है और ऐसा तो होता रहा है कि अपोजिशन जो है वो बजट इजलास से भी गैर हाजिर हो या बजट इजलास का बाइकआउट करना, वॉकआउट करना। लेकिन यह है कि अपोजिशन की अदम मौजूदगी कभी भी इस तरह से महसूस नहीं की गई जो आज महसूस की जा रही है। फिलवाक़या ये है, फिलवाक़या तो अपोजिशन है ही नहीं। एक ऐसी फ्रेंडली अपोजिशन मौजूद है जो बराए नाम ही अपोजिशन है, हुकूमत पर तनकीद करने के नाम पर वो अपोजिशन चल रही है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मौलाना चित्राली वहाँ बैठे हुए हैं जो एक वाहिद अपोजिशन का भी अपोजिशन लीडर का भी रोल अदा कर रहे हैं। और ये आवाज़ जो है, ये हकीकी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं पार्लियामेंट के ऐवानों में, जो हकीकत है वो भी बता रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि देखें, असल जो हमारा अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो माजी के जो तजर्बात थे उसके बायस जो है फ्लोरिश हो ही नहीं सकी। और आज भी ये उस जापानी पौधे, बोनसाई पौधे की मानिंद है जो बज़ाहिर गमले में उगता है, पूरा दरख्त बनता है, उस पर जो है बाकायदा फल भी आते हैं, लेकिन उसकी हैसियत है कि नुमाइशी होती है। तो हमारी भी जमहूरियत जो है वो हालात, हवादिस ज़माना की वजह से वो फ्लोरिश नहीं कर सकी और आज भी वो गमले में नज़र आती है। हमें सूरत हाल को हकीकत के पहलुओं के साथ देखना चाहिए। आज जो बयान कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ बहुत हकीकत बयान कर रहे हैं और वो अशराफिया की एक कहानी बयान कर रहे हैं और वो दुख बयान कर रहे हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। हमें ज़रूरत यह है कि हम हक़ाइक़ से आंखें न चुराएं और वो जो ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब असम्बली के अंदर, वो ख्वाहिशात उस पर हम अलहदा उस पर हम करते हैं बात। चित्राली साहब, पहले तो मुझे ये बताएं आप कैसा महसूस करते हैं
जिस वक्त आप जाहिर है कि अपोजिशन लीडर तो राजा रियाज साहब हैं, उनके झंडे तले आप बैठकर अपोजिशन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा शख्स जो कि इस वक्त मुतमन्नी है कि जल्द से जल्द जैसे ही असम्बली ख़त्म हो, आगे इंतखाबात की बारी आए, तो उनको इस वक्त की जो हुकूमती जमात है उसका टिकट मिल जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं, टिकट तो देखें, असल में दर हकीकत ये है कि इस वक्त कौमी असम्बली की जो सूरत हाल है वो ये है कि अपोजिशन नहीं है, और राजा रियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं 2023-24 के लिए, या 23 या 24। जब इलेक्शन होंगे तो वो उनके कैंडिडेट होंगे। तो पहले से एक कैंडिडेट को उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर इसीलिए कि उनकी राह में कोई रुकावट न हो। कल अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उस तहलील के नतीजे में जो अबूरी हुकूमतें बनती हैं या मरकज़ी अबूरी हुकूमत बनती है, तो उसमें उनके लिए जो सूटेबल यही है कि इस तरह के अपोजिशन लीडर वहाँ मौजूद हों, जो कुछ वो दफ्तर में टाइप करके ले आएँ और उनको कहें कि इस पर दस्तखत कर दें, वो उस पर साइन करके उनको ओके कर देंगे। ऐसे आदमी हुकूमत को चाहिए। और ये पहले भी गुज़श्ता साल मैंने जब इन्होंने हलफ उठाया, क्या नाम है, अपोजिशन लीडर इनको बनाया, तो मैंने स्पीकर कौमी असम्बली को मुबारकबाद दी कि आपको एक बेहतरीन फ्रेंडली अपोजिशन लीडर मिल गया है और मुबारक हो आपको। अच्छा सर, मुआशी मामलात पर आने से पहले, बल्कि सियासी मामलात पर आने से पहले, हम भी ज़रा पहले अवामी और उन मुआशी मामलात को निपटा लें। बजट जो है, उस बजट के हवाले से हुकूमत कहती है कि जनाब इन मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। तो आपकी इस बजट के बारे में क्या राय? इस बजट के हवाले में सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम शरई तौर पर कुरान और हदीस के रूह से और आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के रूह से हम इस बजट को जब देखते हैं तो ये एक गैर शरई, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़, आईन के आर्टिकल 38F के ख़िलाफ़ ये बजट है, जिसमें सूद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और यहाँ तक कि आप 14 ट्रिलियन बजट पेश करते हैं और उसमें से 60 ट्रिलियन जो है आपका सूद और कुछ कर्ज़ों की अदायगी पर ख़र्च होता है, और बाकी 4000 अरब जो हैं कुछ विफाकी अखराजात के लिए और कुछ सूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं, और 11000 अरब हो गए, और 2000 तकरीबन 2000 अरब रुपए हमारे अफवाज पाकिस्तान के लिए हैं। और वो कम हैं, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसमें हम बुखल से काम नहीं लेते हैं, वो तो हमारी ज़रूरत है, हमारी अपनी ज़रूरत है। तो ये 13000 हो गए। अब 14000 अरब में से 13000 अरब रुपये ये मिन्हा हो गए। अब 1000 अरब रुपए जो है आप 24 या 25 करोड़, इस वक्त 25 करोड़ तकरीबन अवाम है पाकिस्तान के, तो उनकी तरक्याती कामों के लिए और दीगर अखराजा, क्या नाम है, उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तान बैतुलमाल के लिए, यानी टोटली आप 1500 अरब रुपए जो हैं वो पूरे 25 करोड़ अवाम के लिए। सही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या तरक्या। फिर यह है कि इनके आमदन है, टैक्सेस के आमदन जो हैं वो टोटली 7000 अरब रुपया है। 7000 अरब रुपया जब ये कर्जों में दे देंगे और सूद अदायगी करेंगे, तो ये बाकी 7000 अरब रुपए का जो बजट इन्होंने बनाया है ये हवा में, यानी हवाई एक बजट आप उसको करार दे सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और IMF इनके असरे पे इन्होंने बजट बनाया था, और अब वो कह रहा है कि नहीं, आप लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो 10% मज़ीद टैक्स लगाना था, लेवी टैक्स, और वो आपने नहीं लगाया। जब तक वो नहीं लगाएंगे तो हम इसको हम कबूल नहीं करते। उन्होंने मुखालफत कर वो आप हमारा जो है वो नहीं होने लगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट लगता यही है। लेकिन 22 जून को हो रही मीटिंग हो रही है, लेकिन बड़े ब्लीक हो गए हैं, चांसेस बड़े ब्लीक हो गए हैं। हाफिज साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है चित्राली साहब ने, बल्कि इंटरेस्टिंग तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसको कहना चाहिए कि बड़ी तशवीशनाक बात की है। वो कहते हैं 23 या 24। इसका मतलब ये है कि ये आपकी क्या इतला है कि इलेक्शन जो है वो जो 24 में भी जा सकता है? ऐसी भी कोई प्रपोजल? नहीं, देखिए बात यह है कि
इलेक्शन के बारे में अभी तक तो हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर ने भी कल भी ये बात की है, और जो चीफ स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मरियम औरंगज़ेब, वो भी ये कह रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। वक्त का मतलब ये है कि कब होंगे ये नहीं एक तो ये कहा जा रहा है कि असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, यानी 12 अगस्त को असेंबली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो केयर टेकर आएगी अपनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर तो 60 दिन में करवाना है इलेक्शन। अगर वो एक दिन पहले भी अगर तहलील हो जाती है, फिर आप 90 दिन ले जा सकते हैं। देखिए पंजाब में क्या हुआ है या KPK में क्या हुआ है, आप देखें ना, वहाँ पे भी तो असेंबली जो है 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहिए थे। तो ऐसा बात यह है कि इस्लामाबाद में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और अब आगे की तरफ जा रहे हैं कि केयर टेकर कौन होगा यहाँ पर, और कौन सी केयर टेकर कब टेक ओवर करेगी। और मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में ये मामला जो हैं वो बहुत तय होने वाले हैं, और बहुत हद तक ये एक बात तो क्लियर हो गई है कि 12 अगस्त को असेंबली चली जाएगी, केयर टेकर आ जाएंगे। अब ये केयर टेकर की मुद्दत क्या होगी, ये है क्वेश्चन कि केयर टेकर क्या 90 रोज़ के लिए होंगे, या वो जो चित्राली साहब बात कर रहे हैं कि अब 6 महीने 7 महीने। एक तो बात ये भी नज़र आ रही कि अब असेंबली जो है उसकी मियाद नहीं बढ़ेगी, बल्कि असेंबली अपनी मुद्दत ही पूरी करेगी। लेकिन केयर टेकर के बारे में कोई नहीं कह सकता कि केयर टेकर जो है वो 90 रोज़ के लिए आएंगे या 60 रोज़ के लिए आएंगे। कुछ नाम भी पॉपअप हो रहे हैं कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ शख्स जो है उसके ऊपर गौर हो रहा है। कुछ लोगों ने लॉबिंग स्टार्ट कर दी है शायद केयर टेकर वज़ीर आज़म बनने के लिए। अब तो बड़े फाइनल शेप में आ गए, शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, अब तो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। बिल्कुल बताएं ना, कोई ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे ना हमें कि किन किन लोगों के नाम इस वक्त एक्टिवली कंसिडर हो रहे हैं। नहीं, उसमें तो काफ़ी मारूफ लोग भी हैं, और लेकिन उनकी जो मैं समझ सकूँ जो फैसला साज हैं या पॉलिसी साज हैं, उनकी जो तरजीहात हैं उन्होंने एक तो ये रखा है, उसमें सबसे जो प्रिंसिपल तय किए हैं, एक तो यह है कि गैर नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, सियासी वाबस्तगी के बावजूद नॉन कंट्रोवर्शियल, नंबर 1। नंबर 2, उसका करैक्टर जो है बेदाग हो, यानी करप्शन का कोई उस पर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 ये है उसका करैक्टर मुमकिन बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये मौजूद है इस असेंबली के अंदर मौजूद है। लेकिन आप बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ हाफिज साहब, आप ना क्राइटेरिया वो आप CV ऐसी चाह रहे हैं कि इस वक्त कोई भी शख्स उसको और बहुत से लोग मौजूद हैं और जिनके नाम चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक नाम तो है उसमें काफी करीब। चले मैं ब्रेक के दौरान आपसे पूछता हूँ और फिर हम देखते हैं कि उसको कैसे लोगों के सामने रखना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिबेट एट 8 में हमें इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज से खलील ताहिर संधू साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं दोबारा अब नहीं चला सकता। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक गुफ्तगू चलाई जावेद लतीफ़ साहब की। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इदारे हैं, उन इदारों में बैठी हुई आला शख्सियात हैं। अब वो इदारों से उनकी मुराद जाहिर है कि पाकिस्तान के वो मिलिट्री के बारे में बात कर रहे हैं। उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो जाएं लंदन और मियाँ साहब को कहें कि खुदारा आप पाकिस्तान आ जाएं। तो ये जाहिर है कि मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। कब आएंगे, वो लीड करेंगे कैंपेन, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसमें वो आएंगे, आके अपने मामलात अदालतों से क्लियर करवाएंगे, या ये मुस्लिम लीग नवाज अब ऑफिशियली प्रोपेगेट कर रही है इस बात को कि नहीं, इट शुड बी द अदर वे अराउंड, अदालतों में नहीं बल्कि डायरेक्ट उनसे माफ़ी मांगी जाए, रेड कारपेट बिछाया जाए और मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाए। बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ सिंस 1996, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। मियाँ साहब आएंगे, डेफिनेट आएंगे, लेकिन उनको प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ेगी पहले, और उसके बाद ही विल अपीयर इन द कोर्ट, और वो होना भी चाहिए क्योंकि जो हम सब हैं, आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम आइन और कानून जो है उसके ताबे हैं सारे, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एज वेल एज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो पेश होकर तो वहां पे ऑलरेडी केस तो जो मरियम साहब बीबी की अपील डिसाइड हुई थी हाई कोर्ट से, उसी में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एक तरह का फैसला जो है फरमा दिया हुआ है कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन। और रिसेंटली आपने देखा है जो पनामा का सिराजुल हक साहब केस लेके गए हैं, तो जो ऑनरेबल जज साहब ने फरमाया उसमें भी ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया कि किस तरह व्हाट्सएप से ये सारा कुछ बना, वट एवर, और क्या मकसद था। एक प्रोजेक्ट इमरान खान था वो जो शुरू किया गया,
और जवेद लतीफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन जिनका वो जिक्र कर रहे हैं वो सारे रिटायर हो चुके हैं, अब जरूरत नहीं मेरे ख्याल में ऐसी। उनको आना चाहिए, मियां साहब आएंगे डेफिनेट। मैं भी रिसेंट उनसे मिला था लंदन, और वो लीड भी करेंगे, कैंपेन भी करेंगे, और इन 60 दिनों में 70 दिनों में डेफिनेट मियां साहब वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे बाकी लोगों को डिबेट में शामिल करने से पहले पूछना चाहता हूं कि ओवर द लास्ट 6 मंथ्स, स्पेशली मरियम नवाज साहिबा के पाकिस्तान आने के बाद से जो आप लोग जलसे कर रहे हैं, जो तकारीर कर रहे हैं, उसमें एक बात बार बार की जा रही है और बड़ी शद्दोमद के साथ की जा रही है कि जब मियां साहब आएंगे तब हालात बेहतर होंगे। कुछ 1.25 साल हो गया आपकी हुकूमत चल रही है और तमाम यानी कि अपोजिशन तो एक ही पार्टी रह गई थी ना, और अब वो भी नहीं रही, यानी टेक्निकली स्पीकिंग तो सबके सब हुकूमत में थे। अब ये इंतजार क्यों करना है कि मियां साहब आएंगे तो हालात बेहतर होंगे? उससे पहले क्यों नहीं कर सकते आप लोग हालात ठीक? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पे दोबारा आऊंगा। पार्टीज कोई भी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप पूरे वर्ल्ड में देख लें, मतलब बुश सीनियर को देख लें, बुश जूनियर को देख लें, आप अपना यूके में देख लें, और इसी तरह पाकिस्तान में भी जुल्फकार अली भुट्टो का नाम आज भी शहीद का चल रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब जो थे, अब तो चलो जो भी हुआ, लेकिन उन्हीं के नाम से पार्टी थी, और अब वो बिल्कुल तितर बितर हो गया सारा काम। एक ही मिस्टेक जो है उसने, वो कहते हैं वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो वो काम खत्म हो गया। और दूसरा, तीसरे नंबर पे मियां नवाज शरीफ एक नाम है जो मतलब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और मैं तो बहुत करीब से जानता हूँ। मैं 2002 से असेंबली में 2008 से आ रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, और मिलते भी हैं, तो उनको लोग प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, पॉलिटिकली भी वैसे भी, और उनका भी जो कंसर्न है वो आवाम के साथ है। लेकिन जिस तरह से उनको 3 दफा निकाला गया, वो सारी बात मियां जवेद लतीफ भाई है, उनका अपना इज़हार है, रंज भी है, गुस्सा भी हमें भी है, लेकिन चूंकि मैं एक आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मुझे वो बात करना चाहिए जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में बात करना चाहूँ, ताकि जो बैलेंस्ड बात हो। तो इसलिए इस हवाले से हम कह रहे हैं, जो आप 1.5 साल की महीने की कह रहे हैं, मैं बरबला कहूंगा कि अभी तक हम वो रिलीफ नहीं दे सके कौम को जो देना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये 42 माह का जो गंद है, जो 2017 में जो रोटी थी वो 2 रुपए की थी, तो इसी तरह चीनी जो थी 55 रुपए थी, घी जो था अपना 35 रुपए था, ये वो सारी चीजें जो 42 माह है। खान साहब ने वो 10 मिलियन दरख्त, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये वो सारा BRT बनाई, वो भी सारी की सारी फ्रॉड बना दी, टोटल की टोटल। जो बिलियन ट्री मंसूबा था वो भी सारा फ्रॉड बना दिया। तो कोई एक ऐसा काम ही नहीं है, बस सिर्फ एक काम किया कि मैंने लेस कर दिया कौम को, नौजवानों को खासकर। सियासी तौर पे जाहिर है कि उनका सिमिलर मौक़िफ़ आपके बारे में, आपका उनके बारे में, असल में मेरा ख्याल है कि जो लाइवलीहुड है ना, जो सबसे ज्यादा एक आम बंदे की लाइवलीहुड है ना, वो बहुत मैटर करती है। आजकल बजट चलाने में बड़ी टेंशन है लोगों को। जी बिल्कुल, लोगों का रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल है। मैं एडमिट करता हूँ इस चीज को। मैं शायद मेरा फैब्रिक थोड़ा सा फर्क है, जो सच्ची बात होगी मैं उसको तस्लीम करूंगा। लेकिन मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये जो जुल्फकार अली भुट्टो खुद शहीद हो गया, लोगों ने अपने आप को जला लिया, कोई इमारत नहीं जलाई फौज की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, कोई इमारत नहीं जलाई गई फौज की। फौज हमारा एक ऐसा अदारा है जिससे हमारे दूसरे लोग भी डरते हैं। आप देखिए, अगर कोई जत्था कल को और उठेगा, वो भी इसी तरह 70 जगहों पे फौजियों पे हमला कर देगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये मुल्क चलते हैं, और दूसरा फौज मुझे इसी मामले के ऊपर जो मेरे पास स्टूडियो में मौजूद है उन लोगों से भी मौक़िफ़ ले लेने दें। बल्कि आपके नाम को थोड़ा सा हम ऑर्डर ही तब्दील कर लें, तो हमारे साथ हाफिज ताहिर खलील साहब और मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब मौजूद हैं। आप दोनों मुझे ये बताइए कि आपने उनको कवर किया है, मियां साहब को आपने रिपोर्ट किया है, बहुत एक्सटेंसिव। आपने जो है उनको पार्लियामेंट में देखा है, उनकी हुकूमतों की परफॉर्मेंस देखी है। डू यू एग्री कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हालात को ठीक कर देगा? देखिए, अभी भी तो वही बैठ के डिसीजन जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब हैं, बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम है, हम सब का एहतराम करते हैं। मैं असेंबली में भी किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ ऐसी बात, मैंने ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले कभी भी मैंने नहीं निकाले जिसकी वजह से उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे किसी को। लेकिन हकीकत होता है। देखिए, ये मुल्क जो है, ये एक दिन में इस नहज पे नहीं पहुंचा है। ये मुल्क में जो माशी तंगदस्ती है, ये 1 साल में या 1 दिन में या 2-4 सालों में नहीं पहुंचा। इस मुल्क में जो इस वक्त बेहयाई है, इस वक्त जो महंगाई है, इस वक्त कत्ल गारत गिरी है, बदअमनी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये सब चीज़ें एक तसलसल के साथ होते यानी इस नहज पर पहुंच चुके हैं। अब हालात को कंट्रोल करना
ये मेरे ख्याल में न नवाज शरीफ के बस की बात है और न जरदारी साहब की बस की बात है, न बिलावल भुट्टो जरदारी की बस की बात है। इसके लिए हालात, अगर ये हालात को सही सिमत में लाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन तजवीज़ ये है कि सियासी डायलॉग हो, सियासी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त है, आनारगी है, सियासत को, सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती इख्तिलाफ तक ले जाया गया है। तो ये चीज़ें इसको पस डाल के सियासी डायलॉग के ज़रिए से अपने इकानमी को, माईशत को किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं, उस सूरत में मुमकिन है। वरना नवाज शरीफ ने, अगर 10 नवाज शरीफ भी आ जाएं तो इस मुल्क को संभाल नहीं सकते। अच्छा चित्राली साहब, जो बात कर रहे हैं सियासी डायलॉग, तो सारे तो लोग मौजूद हैं हुकूमत में, नहीं एक ही जमात बच गई ना बाहर, तो इसका मतलब ये कि चित्राली साहब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पीटीआई जो है उसके साथ भी बात। बिल्कुल, ये बात देखिए, पीटीआई एक हकीकत है। पीटीआई जो है वो ठीक है कि असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जो कुव्वतें असेंबली के अंदर हैं, जो कुव्वतें असेंबली से बाहर हैं, जब एक वसी डायलॉग की बात की जाती है तो उसमें तमाम वो अनासिर, सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस की बात नहीं है, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें देखें, जिसमें आपकी तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं, हुकूमत भी है, पार्लियामेंट भी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें अब मीडिया भी एक बड़ी फोर्स के तौर पर शामिल हो गया है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और एक मुत्तफिका फार्मूले पर कम से कम नुकात पर एग्रीमेंट करें। और एक बात तय है कि ईसा के पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल, सियासी मसाइल, और जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल है, उसमें कोई एक पार्टी जो है वो मसाइल को हल नहीं कर सकती। इज्तिमाई दानिश की जरूरत है। खलील ताहिर साहब, आप गालिबन जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज। जी, मैं जो मोहतरम चित्राली साहब हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, और मैं असेंबली में भी इनकी स्पीचेस सुनता हूँ, कभी कभी हम जाते हैं वहां पे, बैठते हैं स्पीकर गैलरी में। लेकिन ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ 10 नवाज शरीफ भी आ जाए तो उनके बस की बात नहीं है। तो चित्राली साहब, क्या उनके बस की बात है जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी कि पाकिस्तान ना बने? इसका जवाब देंगे आप? बिल्कुल दे सकता हूं। किसने कहा पाकिस्तान ना बने? आपको मजलिस हरार ने, और आपने किसको वोट दिया था? 14 हमने मोहम्मद अली जनाह के बहन को वोट दिया, आप लोगों ने मुखालिफत की थी। आपने जनरल अयूब को वोट दिया था, आप फौजियों के उस वक्त से आप चमचा हैं उसके। हमने फातिमा जनाह को वोट दिया, हमने मोहम्मद अली जनाह की बहन को वोट दिया, और आपने जनरल अयूब को वोट दिया, आपने फौजी को वोट दिया, आपने डिक्टेटर को वोट दिया। आप किस मुंह से कह रहे हैं आज पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं? कायदे आजम के साथ तो आप लोगों ने जो जुल्म किया मुस्लिम लीगियों ने, उसको शहर में बसाने के बजाय, यहाँ उनको रिहाइश देने के बजाय, उसकी इलाज करने के बजाय आपने उनको जियारत में पहुंचा दिया। इस मुल्क को नवाज शरीफ ही बचाएगा, तबाह करके गया है। ये देखें, आप इतराने वगैरह इकट्ठे करें, ये आपके बस की बात। ये देखें, तहम्मुल और बर्दाश्त जो है वो जमहूरियत की रूह है। और अगर हम अपने फोरम्स पर, खा वो पार्लियामेंट का फोरम हो या पार्लियामेंट से बाहर का हो, हम अगर इस रवैये पर आ जाएं कि तहम्मुल और बर्दाश्त के जज्बे हमारे मफकूद हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि आप नीचे जो लोग हैं, अवाम से क्या तवक्को करेंगे? ये शाहराह दस्तूर पर बैठे लोगों का मसला नहीं है। ये गली कूचों में जमहूरियत जो है वो नाम किसी रियासती कुलिया का नाम नहीं है, बल्कि वो गली कूचों में जज्बे तहम्मुल और जज्बे बर्दाश्त का नाम है। हमें तो वो आप जब लीडर अपने आप को कहते हैं तो आपको इन जज्बों को फ़रोग देने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क में अमन कायम हो। मुल्क में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे रवैयों में जमहूरियत नहीं है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। देखिए, बात यह है, जमहूरियत जो है वो नाम ही तहम्मुल का है। थोड़ा सा टेम्परेचर्स डाउन करें संधू साहब। 4 टोटल अपोजिशन के मेंबर्स हैं, 4 टोटल कुल मिलाकर, 3 जीडीए के हैं, एक चित्राली साहब है, बाकी जो लोग हैं ना वो फ्रेंड साहब। मैंने तो बात ही शुरू नहीं की, मेरे लिए इंतहाई अब भी काबिल एहतराम है, बात तो चित्राली साहब ने शुरू की है, मैंने तो बात नहीं की। मैं करूंगा, आगे ले चलते हैं, बात को आगे ले चलते हैं। आप ये बताइए कि वो जहांगीर तरीन साहब गए हुए हैं लंदन, और सुना है कि वो कोई आपसे कोई सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। अब जाहिर है कि पंजाब में तो आप बड़े, आप उसको स्टेक समझते हैं कि आपके, जाहिर है कि आपका सियासी किला है, तो यहाँ पर आप एक ऐसी जमात जो अभी कायम हुई है, बड़े सवाल आते हैं उसके ऊपर,
पहले आपकी जमात से काफ लीग निकाल ली थी, पीपल्स पार्टी से पैट्रियट निकाल ली थी, पहले भी बनती रही हैं जमातें, अब एक आ गई है। तो आपने कई दिहाइयों से सियासत की है, आपको आपके लोग क्यों इसको वेलकम कर रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट की हम बातें सुन रहे हैं? ये बस वक्त खत्म नहीं हो गया था कि आप लोग कहते हैं कि ये सिलसिला बंद करें, इसका आज तक फायदा नहीं हुआ, तो आगे क्या फायदा होगा इस दवाई से? जी इससे साहब इसके दो पॉइंट्स हैं। आई होप ताहिर खलील साहब मेरे साथ एग्री करेंगे। एक पॉलिटिकल इसका है एस्पेक्ट है, दूसरा इसका है कि उन लोगों ने कम से कम ये जरूर किया है कि जो अदारों पे अटैक्स हुए थे 70 अदारों पे, जो अपना MM आलम साहब का जहाज जो था उसको जलाया गया और 90 जहाज वैसे खड़े थे उस एयरपोर्ट पे जिनको जलाना था डेरा इस्माइल खान में। इसी तरह सरगोदा बेस पे, कमांडर हाउस पे और कायदे आज़म का ओरिजिनल पासपोर्ट जलाया गया। उन्होंने उस पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। इस हद तक हम उनके साथ वेलकम कर रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं, हालांकि हमारे तो नो एंट्री का बोर्ड है, हमारे पास तो पहले ही ज्यादा कैंडिडेट है, लेकिन कुछ सीटों पे शायद हमें एडजस्टमेंट करनी पड़े। इसमें ये इलेक्शन की एक स्ट्रेटेजी होती है, जनरल इलेक्शन की, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सर दावे ये चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, दावे ये चल रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में, कि एक जमात जिसने अभी जन्म लिया है, जिसकी कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है, जिसका मंशूर नहीं है, जिसकी फिलॉसफी, जिसकी आइडियोलॉजी, जिसके वर्कर्स मौजूद नहीं है, लेकिन दावे ये चल रहे हैं कि ये जमात इतने मेंबर्स लेकर इस पोजीशन में आ जाएगी कि आपके पलड़े में वजन डालेगी, आप हुकूमत बना लेंगे, पीपल्स पार्टी के पलड़े में वजन डालेगी पीपल्स पार्टी। तो हम एक हंग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं जहां वो आपकी भी मजबूरी होगी, उसकी भी, और हमें कोई एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली हुकूमत नहीं मिलेगी इस मुल्क में जो कि मसाइल का हल कर सकती है। हर एक को बैसाखियों की जरूरत होगी और इन इत्तेहादियों के नाज नखरे उठाने की जरूरत होगी। और बड़ी बदकिस्मती है कि आपकी जमात, बड़ी जमात जिसकी अवाम में रूट्स हैं, उसकी तरफ से इस पे रिजेंटमेंट या आप रिपेल नहीं कर रहे इसको। इससे सब सियासत होती है, ये डे टू डे चेंज भी होती है। जो अब सिचुएशन है वो शायद कल को ना हो, तो ये जब इलेक्शन का माहौल बनेगा उस वक्त पता चलेगा कि एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। लेकिन मेरा ख्याल है इससे ये बात ये है, आवाज आपकी हो गई तो मैं हाफिज साहब से बात कर पर जी बताइए प्लीज अगर वो बात कंप्लीट करते हैं तो सर आप कर लें। अब आपका सिग्नल ठीक हो गया जी। अच्छा नहीं, वो आपके वो कह रहे हैं हाफिज ताहिर खलील साहब। अच्छा बात यह है, देखें पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है 9 मई के वाक़यात का रद्द-ए-अमल है। इसका कोई पहले से ना मंशूर था, ना कोई इनके क़याम की वजूहात थी। ये एक रद्द-ए-अमल है 9 मई के वाक़यात का। अगर इसने PDM को सपोर्ट करना है तो PDM की 11 जमातें मौजूद हैं जो एक मंशूर को लेके चल रही हैं, एंटी इमरान खान। तो मुझे बताएं कि लोग जो हैं उन 11 जमातों को वोट देंगे या इस्तेहकाम पार्टी की तरफ जाएंगे। अगर इसका मंशूर सिर्फ इमरान खान की मुखालफत है, देखिए पार्टियां जो है मंशूर की बुनियाद पे बनती हैं, पार्टियां एक नजरिए का नाम होती है, पार्टियां जो है कौमी यकजहती की अलामत होती हैं। इन जब तक ये अलामात मौजूद ना हो, ये निशानात मौजूद ना हो, तो किस बात की पार्टी चलेगी। और अब जबकि पार्टियां मंशूर बना रही हैं, ज़रूरत इस बात की है कि पार्टियों को अपने मंशूर में पाकिस्तान के जो 5 बुनियादी मसाइल हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए और उस पर इत्तफाक राय करना चाहिए। नंबर 1 कौमी मईशत, नंबर 2 पाकिस्तान की तवानाई के मसाइल हैं, नंबर 3 पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की मसला है, पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और तालीम। ये 5 इश्यूज ऐसे हैं जिन पर तमाम जमातों को इत्तफाक राय करना चाहिए, एक कौमी डायलॉग की तरफ आना चाहिए, मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए, और यही वो इत्तफाक राय होगा जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले। सही चित्राली साहब, ये भी तो होता है कि हमारे यहाँ जब सियासतदान जो है वो अपने हरीफ को देखते हैं और कहते हैं कि बड़ा टक्कर का मुकाबला और हो सकता है कि मैं उसको शिकस्त ना दे सकूं, तो उसकी फैमिली में से, उसके अंदर से, उसके किसी करीबी रिश्तेदार को उसके खिलाफ खड़ा कर देते हैं उसका वोट तोड़ने के लिए। तो ये भी तो हो सकता है कि ये नवाज शरीफ साहब की जो अभी तक वाइब्स आ रही हैं कि वो उसको को थोड़ा सा यानी कि उनको एंटरटेन करने के लिए तैयार नजर आते हैं। तो ये प्रॉक्सी कैंडिडेट समझ लेंगे, एक प्रॉक्सी सियासी कुव्वत सामने आ गई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। देखें बात सुने, एक पार्टी में अगर वो लोग शामिल हों जो इससे पहले जिस पार्टी में थे उसको इस्तेहकाम नहीं दे सके, जिस फर्द के साथ वो एक यानी लगाव के हद तक मोहब्बत करते थे, दिलचस्पी उनके साथ रखते थे, उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान थे, सब कुछ थे, हाँ, वही लोग जो हैं वो जाके इस्तेहकाम पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को कैसे इस्तेहकाम दे सकते हैं। नंबर 1।
दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, हमारे सियासी पार्टियों की बदकिस्मती है। अगर यही लोग मुस्लिम लीग में आ जाएं तो इनको वेलकम किया जाता है, अगर यही लोग पीपल पार्टी में चले जाएं तो उसको वेलकम किया जाता है। हालांकि ये मौसमी परिंदे हैं, ये साइबेरिया वाले परिंदे हैं। जब आते हैं मौसम ख़त्म हो जाता है तो मौसम को देखते ही सर्दी जब शुरू हो जाती है तो ये उड़ के चले फिर साइबेरिया की तरफ चले जाते हैं। ये वो परिंदे हैं मेरे नज़दीक। सही। और ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करना ये पाकिस्तान के बुनियादी नहीं, वो इन्होंने करके ये नून लीग ने लास्ट ईयर करके देखी ना, उनको टिकट्स दिए थे तो लास्ट ईयर इनकी पार्टी भी खराब हुई, इनके अपनी पार्टी में नाराजगियां भी हुई। मैं लंदन 2005 में लंदन गया था। मोहतरम एक ब्रेक अच्छा। ब्रेक के बाद जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को मैं यहीं से जोड़ूंगा, आपको बताइएगा। वापस आते हैं जी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। का पहले चलते हैं जनाब खलील ताहिर साहब के पास। मुझे सर ये बताइएगा, आप कानूनी मामलात पर भी अपनी पार्टी को मुशावरत फराहम करते होंगे। 9 मई के वाक़यात हुए, खासा वक्त गुजर गया। पहले कोर कमांडर्स इजलास हुआ, फिर उसके बाद कौमी सलामती कमेटी इजलास हुआ, वहाँ से प्रेस रिलीजेज आई, फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके लीडर्स, दावे, और फिर उसके बाद अभी करारदाद कौमी असम्बली से पास हो गई कि आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई की जाए एक जमात और उसके कायद के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई का आगाज खान साहब के खिलाफ आप नहीं कर पाए। इसकी 2 वजूहात मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। या तो आपके पास कोई टेंजिबल एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिससे आप उनको कनेक्ट कर सके 9 मई के वाकयात से बराह रास्त। दूसरी की वजह हो सकती है कि आप किसी मसलहत का शिकार हो गए हैं। एग्जैक्टली स्टेटस क्या है? बहुत शुक्रिया ईसा साहब। कोई ऐसा ना तो मसलहत है, ना कोई मसालत है, ना कोई ऐसी बात है। और हमारे पास टेंजिबल एविडेंस, कोजेंट एविडेंस है और हमारे एजेंसीज के पास खास तौर पे, और जिसको रिबट ही नहीं किया जा सकता। तो ये इट विल टेक 1 वीक और मोर, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि हालात जो है यकसर तब्दील हो जाएंगे। और जो फॉर्मेशन ग्रुप का जो एलामिया होता है, हाफिज साहब भी जानते हैं, हाफिज साहब, खलील साहब और इसी तरह मोहतरम चित्राली साहब, कि वो बड़ा ही खासुल खास ग्रुप होता है जो फॉर्मेशन ग्रुप होता है। तो आप देखेंगे उसमें जो जो एविडेंस है 1 साल की, बल्कि उससे पहले की भी 2014 की, उसमें बहुत सारे और भी लोग मुलव्वस है जिनका बहुत कुछ हो रहा है। आपको भी पता है, मैं नाम नहीं ले सकता, जो पकड़े गए हुए हैं। कुछ 2014 वाले पे तो कार्रवाई नहीं होगी ना? हम तो नहीं, मैं ये नहीं मैं कह रहा, मैं रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट एक बात कर रहा हूँ। तो ये बाकी जो आते हैं, जो मिलिट्री ट्रायल होता है 2D के तहत, इससे जो टोटल इसका 27 से 32 दिन होते हैं जी, और उसके बाद फिर अपील होती है चीफ आर्मी स्टाफ के पास, फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए ये मिलिट्री ट्रायल होगा, डेफिनेट होगा, और उसमें कोजेंट एविडेंस पेश करेंगे। और अगर किसी के खिलाफ कोजेंट एविडेंस नहीं है तो ही विल बी ऑनरेबली एक्विटेड, वो बरी हो जाएगा इसमें से। इसलिए तो पहले भी तय हुआ है कि जिसके खिलाफ कोई एविडेंस शहादत होगी उसी के खिलाफ जो प्रोसिक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन इंटरनेशनली इसके ऊपर जाहिर है कि जहां पर भी सवाल आता है, बात आती है मिलिट्री कोर्ट्स की, तो मगरिब भी बहुत सेंसिटिव है, हमारे दोस्त ममालिक भी को इसके ऊपर जाहिर है कि कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल आ भी रहा है ऑलरेडी। कुछ सफीर I did international law from Switzerland. There are so many countries जहाँ पे इस किस्म के हालात में मिलिट्री ट्रायल होता है, और उन्हीं जिस तरह बरतानिया में हुआ था सजाएं दी गई थी। तो ये होता है, गैर मामूली इकदाम में गैर मामूली जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ते हैं। और इसी तरह जैसे APS का वाकया हुआ था तो सारी जमातों ने बैठ के उस पर ये बात की थी। मजबूरी ये है सिंपल इसमें कि अभी आप देखेंगे, और अभी ह्यूमन राइट्स और मोमबत्ती ग्रुप है, मैं खुद मतलब एक सारा मेरा लॉ इसमें है और काम भी कर रहे हैं इस पे, लेकिन ये मोमबत्ती ग्रुप को याद रखना चाहिए कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स है वहां पे ह्यूमन रॉन्ग्स भी हैं। किसने ये मशवरा दिया था कि अपनी ही इमारतों में अपने ही जहाज जला दो? एक आदमी अपनी तरफ गोल करी जा रहा था फुटबॉल, इसलिए अदरवाइज हमारी कोई। लेकिन क्वेश्चन ये है ना, देखिए सर, क्वेश्चन ये है कि जलाओ घराओ के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, दहशतगर्दी के एंटी टेररिस्ट एक्ट भी है हमारे, 780A का आपका पर्चा होता है, बगावत से लेके हर किस्म के आपके पास ताज़ीरात मौजूद हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान ये ना हो ना, अब ये खदशा है कि आपका GSP प्लस स्टेटस का रिव्यू, उसका गालिबन आगाज हो चुका है या 1 हफ्ते तक होने वाला है। उसमें आपने बहुत से कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कन्वेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वगैरह। मैं उसका मेंबर रहा हूं और उसमें मैंने लाने के लिए GSP प्लस स्टेटस आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क, और लाहौर में हमने सेंट्रल जब मिनिस्टर था ह्यूमन राइट्स का, उसमें हम बनाया हुआ है। और 27 कन्वेंशन है उसमें, जिसमें डिफरेंट सारी मतलब 3 हमारे 4 ह्यूमन राइट्स के, बाकी दूसरे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना फौजी अदालत, ये 1952 जो है ये इसी आइन की पैदावार है जी, और कोई आपको सेपरेट नहीं अदालतें बन रही, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की पैदावार है।
तो उस पर अगर किसी को एतराज होगा तो दे कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसमें जा सकते हैं कि हम आप इतनी ना चलाएं, जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा कि हम नहीं, हम पाकिस्तान जाएंगे, अपना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो लेकिन जिस किस्म के हालात बन गए हैं, मैं तो बल्कि एक और आखिरी बात शायद होगी आपकी, तो मैं तो चाहता था कि जो जो इमारतें जल गई हैं उनको ऐसे ही रहने दिया जाए ताकि आने वाली नस्लों को बताया जाए कि यहाँ पे किसने ये किया था। सही सही, बहुत शुक्रिया सिंधु साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है कि वक्त कम है, प्रोग्राम को कंक्लूड भी करना है ना। खान साहिबा जो है वो हमें लंदन से ज्वाइन करिए, ज़रा पहले लंदन से सूरत हाल सुन लेंगे क्या है। अस्सलाम वालेकुम सफीना, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सफीना बताइएगा, दो अहम मामलात चल रहे हैं। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने के बाद अपनी पार्टी को मुस्तहकम करने के बजाय वो लंदन चले गए। लंदन में कौन सा इस्तेहकाम वो ढूंढ रहे हैं? मियाँ साहब से उनकी मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही? फिलहाल तो जहांगीर तरीन जो है उन्होंने सीट से अपना मेडिकल चेकअप करवाया है 2 दिन पहले। मियाँ साहब से भी उनकी मुलाकात होनी है जो ड्यू है। हमारे सोर्सेज का कहना है कि मियाँ साहब से वो उनके घर पर मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी उनकी कोई मुलाकात मियाँ साहब से नहीं हुई है। कोई गालिबन मियाँ साहब से सवाल भी हुआ, उन्होंने सवाल का जवाब देने से भी गुरेज किया, इसकी क्या वजह है? मियाँ साहब अमूमन आपको हाथ के इशारे से हाँ ना कुछ तो कह देते हैं। जी मियाँ साहब, लगता है कि आजकल शायद वो पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत और सियासत के पीछे जो रियासत के हाथ है उनको महसूस करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब शायद कासिम के अब्बा की पार्टी को तोड़ा फोड़ा गया था तो शायद उनको लगा कि ये तमाम जो लोग हैं शायद हमें बेनिफिशियरी हमारी पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अब जो इतलात हैं कि मियाँ साहब को बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा है कि प्लान कुछ और चीज का है, शायद आने वाले वक्त में उनकी पार्टी को उनको कोई फायदा ना हो सके। सही, तो मियाँ साहब खुद पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसकी कोई तैयारी चल रही है? फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान आने के। उनके लोग लिखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो महीने में 2-3 डेट्स देते रहते हैं कि फिलहाल डेट को जा रहे हैं। यहाँ के जो हमारे लोकल सहाफी है वो भी डेट्स देते रहते हैं। फिलहाल इमरान नवाज साहब का फाइनल नहीं है पाकिस्तान जाना। सही। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि आदिल राजा साहब जो है वो वहां पर बैठकर एक के बाद एक वीडियोस कर रहे थे, वो अचानक जो सोशल मीडिया स्पेस है उससे गायब हो गए। उनके बारे में इतला चल रही थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्या स्टेटस है उनका? जी कल उनको नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। उनके वकील के बकौल के 8 घंटे उनको डिटेन रखा गया है और अब वो जमानत के ऊपर रिहा हो गए हैं। सो यस, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उनका कहना था कि जिस कॉज की वजह से, जिस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने उठाया है वो बहुत सीरियस है, वो नॉर्मल नहीं है। वरना होता है कि वकील को एक्सेस दिया जाता है, नॉर्मल पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। उनको स्पेशल किसी मुकाम के ऊपर बुलाया गया था जहां पर उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी और अभी उनको फिलहाल तो जमानत के ऊपर रिहा कर दिया है। लेकिन ये है कि वो पुलिस से पूछे बगैर अपनी मूवमेंट शायद नहीं कर सकेंगे। सही, बहुत शुक्रिया सफीना, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, लंदन से अपडेट किया। चित्राली साहब, नाउ बैक टू लंदन का तो हमने सुन ली सूरत हाल, लंदन में क्या चल रहा है। वो कराची की तरफ भी एक तूफान बढ़ रहा था, वो स्लो डाउन हो गया, लेकिन सियासी तूफान हमारे पास उसी तरीके से मुआशी तूफान जो है वो भी मौजूद है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो फील इस वक्त थी, गोइंग बैक टू जहाँ से हमने आगाज़ किया था, कि एक लंबा सेटअप, अबूरी सेटअप, डू यू रियली थिंक कि ये कोई सोल्यूशन है? आप इंतखाबात को डिले करके क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक जमात इस्लामी पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, मैं तो जमात इस्लामी का नुमाइंदा हूँ। जमात इस्लामी पाकिस्तान इस बात की सख्त मुखालफत करेगी इंशाअल्लाह, बल्कि हम तहरीक चलाएंगे कि इलेक्शन अपने तारीख से वो डिले हो, उसके ख़िलाफ़ हम जाएंगे और हम एहतजाज भी करेंगे और उसकी मुखालफत भी करेंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त कौमी असम्बली में ये है कि जो बाज़ दोस्तों से हम अपने कुलीगों से मिलते हैं तो उनका कहना है कि बाज़ी उनमें से उनकी राय यह है कि काम हो गया है, रास्ता साफ़ हो गया है, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होना है, इलेक्शन कराना है। लेकिन उसमें से बाज़ी दोस्त हैं जी जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से, दोनों पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना यह है कि इस वक्त जो है रास्ता साफ़ नहीं है। जब तक रास्ता साफ़ नहीं होगा इलेक्शन का नहीं होना चाहिए।
तो वो तो मुख्तलिफ वो भी बताते हैं कि यार हो सकता है कि असम्बली की मुद्दत भी जो है 6 माह के लिए मुअख्खर किया जाए, और ये भी हो सकता है कि जो अबूरी हुकूमत हो उसकी मुद्दत जो है बढ़ा दी जाए। बहरहाल पाकिस्तान में क्या नामुमकिन, यानी नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाता है। या तो 6 माह में ना आप कुछ अचीव कर लें, आपको बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लें, आपको बहुत बड़ा मुआशी इनकलाब ले आए, आप पाकिस्तान की सूरत हाल को अपसाइड डाउन कर दें, लोगों के हालात बेहतर कर दें, अपना इमेज इंप्रूव कर लें। 6 महीने मजीद कुर्सी से चिमटे रहने से आखिर ऐसा क्या है जो अचीव हो जाए? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत वाज़ेह है, जो आपने शुरू में बात की थी कि 90 रोज या 60 रोज दोनों सूरतें मौजूद हैं। जहां तक चित्राली साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि असम्बली की मुद्दत में 6 माह की तोसी, आर्टिकल 232 बिल्कुल वाज़ेह है कि एमरजेंसी की सूरत में असम्बली की तोसी। एमरजेंसी क्या है? कल वजीर कानून कह चुके हैं मुल्क में कोई एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आइन के तहत मुआशी इमरजेंसी की सूरत नहीं, अगर मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो पाकिस्तान का इसका मतलब यह है पाकिस्तान डिफॉल्टर जा रहा है, और इसका मतलब यह है कि आप सरमायाकारी निकालें। आप अगर मुआशी इमरजेंसी की तरफ जाएंगे तो आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और आप पाकिस्तान में मजीद, मेरे ख्याल में ये अमालात तो डिफॉल्ट हो चुका है जी। आप देखें, अब नजर गए जब आपके कुल आमदन 7,000 अरब रुपया 7 ट्रिलियन है, 7 ट्रिलियन जो आप कर्जे में देते हैं, अर्ज कर रहा हूं जी, और बजट में आप वो देना हो क्योंकि वो उनके साथ मुआहदा है। पाकिस्तान के जो दोस्त हैं बहुत मजबूत दोस्त हैं, पाकिस्तान के दोस्त बहुत मजबूत दोस्त हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह। और आपने देखा कि रूस से हमने तेल मंगवाया, उसकी अदायगी जो है वो चाइनीज युआन में हो रही है, वो डॉलर में नहीं हो रही। सही। हाफिज साहब, टाइम खत्म हो गया। ज्यादा बेहतर ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े, ज्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो करे, ज्यादा बेहतर ये है कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस का फ्लो जो है वो ज्यादा हो। ये जो मामला है ना कि फलां दे देगा, कुछ दुआ से काम चला लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, इट्स नॉट अ वाइबल सोल्यूशन। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।